नमस्कार, स्वागत है आपका देश हमारा में। मैं हूं सनी गंगासागर आपके साथ में। इस बुलेटिन में आपको दिखाएंगे देश प्रदेश की दिन भर की वो बड़ी और महत्वपूर्ण खबरें जो सुर्खियों में छाई रही। लेकिन शुरुआत करेंगे सबसे पहले समुद्री तूफान बिपरजॉय की खबर से। बिपरजॉय का गुजरात के तट पर लैंडफॉल शुरू हो चुका है। तूफान के सौराष्ट्र और कच्छ के तट से टकराने के साथ ही हवा की रफ्तार और ज्यादा तेज हो गई है। यहां तकरीबन 125 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चल रही है। माना जा रहा है कि रात 10 बजे तक हवा की रफ्तार 150 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंच सकती है। मौसम विभाग के मुताबिक तूफान का लैंडफॉल देर रात तक जारी रहेगा। कच्छ और सौराष्ट्र के लिए रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है। यहां तेज हवाओं के साथ भारी बारिश लगातार हो रही है। कई इलाकों में पेड़ और खंभे गिरने भी लगे हैं। करीब 94,000 से ज्यादा लोगों को तटीय इलाकों से रेस्क्यू किया गया है, जबकि कोस्ट गार्ड ने 15 जहाज, 7 एयरक्राफ्ट तैयार रखे हैं। एनडीआरएफ की 27 टीमें भी तैनात की गई है। तस्वीरों के जरिए आप समझ सकते हैं किस तरह से विकट हालात यहां पर हो चुके हैं और एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की टीमें पहले से ही तैयार है। हवा की रफ्तार लगभग 125 किलोमीटर प्रति घंटा है और देर रात तक ये रफ्तार और ज्यादा बढ़ सकती है। तो बिपरजॉय को लेकर लगातार पिछले 3 से 4 दिनों से मौसम वैज्ञानिक ये बता रहे हैं कि किस तरह से कितना भीषण, कितना भारी ये तूफान होगा और जिस तरह से हाई टाइड समुद्री इलाकों में, चाहे गुजरात हो, मुंबई हो, उड़ीसा हो, वहाँ पर देखे जा रहे हैं। उसके बाद तटीय इलाकों से जो मछुआरे हैं और जो यहाँ के रहवासी हैं उनको भी सुरक्षित स्थानों पर पहुँचा दिया गया है। सभी से अपील की गई है कि वो इस इलाके से दूर रहे। साथ ही साथ सेना, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ ने अपनी तैयारी पूरी रखी है। किसी भी तरह की विपदा में, किसी भी तरह की आपदा में ये सभी तैनात है, तैयार है। लेकिन तस्वीरों के जरिए आप मौसम को सिर्फ समझ सकते हैं कि किस तरह से प्रकृति जब इस तरह से तूफान में बदल कर आती है या तूफान इस तरह का जब आता है जिसे बिपरजॉय नाम दिया गया है, उस वक्त कितनी तबाही ये मचा सकता है, कितना खतरनाक, कितना भयावह ये तूफान चक्रवात हो सकता है। तो सभी जो कोस्ट गार्ड है वो भी तैयार है। दूर दूर तक कोई दिखाई आपको नहीं देगा क्योंकि सभी को एहतियात बरतने के लिए पहले ही बताया गया, कहा गया, समझाया गया। तो लैंडफॉल शुरू हो चुका है गुजरात के तट पर। इसका असर भी आसपास के इलाकों में पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। तो कच्छ, गुजरात के बाद इसका जो प्रभाव है वो बाकी जो दूसरे राज्य हैं वहाँ पर भी होने की बात कही जा रही है और इसमें इसका जो असर है वो राजस्थान तक होने की बात कही जा रही है। तो तेज़ बारिश, भारी बारिश और हवाओं का जो दौर है वो जारी है। तो ये जो साइक्लोन है ये बेहद ख़तरनाक है। तो दिल्ली, मध्य प्रदेश और राजस्थान में इसका असर होने की बात कही जा रही है। तो पंजाब, हरियाणा, उत्तर पश्चिम उत्तर प्रदेश में सामान्य से तेज हवाएं चलने की बात मौसम वैज्ञानिक कह रहे हैं। तो अधिकतम जो हवा की गति है वो 150 किलोमीटर प्रति घंटे तक जा सकती है। और चूंकि बिपरजॉय का जो असर है वो ना सिर्फ गुजरात बल्कि पाकिस्तान के कराची में भी इसका असर दिखाई दे रहा है। तो मौसम विशेषज्ञों का अनुमान है कि इसका असर बाकी जगहों पर दिखाई देगा, प्रबल दिखाई देगा। तो
तो गुजरात प्रशासन ने एहतियात के तौर पर तट के आसपास के 74,000 से ज्यादा लोगों को शिफ्ट भी कर दिया है। राहत बचाव के लिए तैयारियां पूरी रखी गई है आपदा प्रबंधन की तरफ से। तो गुजरात सरकार ने सौराष्ट्र, कच्छ, देवभूमि, द्वारका, पोरबंदर, जामनगर, राजकोट, जूनागढ़ और मोरबी जिलों के तटीय क्षेत्रों से जो लोग हैं वो उनको शिफ्ट कर दिया है। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव के मद्देनजर बीजेपी लगातार बैठकें कर रही है। बदलाव के कयासों के बीच भाजपा बैठकों से अमृत निकालने के जतन में जुटी हुई है। मालवा के बाद अब पार्टी का फोकस विंध्य क्षेत्र पर है। इधर कांग्रेस तंज कस रही है कि जनता बदलाव का मन बना चुकी है। ऐसे में बैठकों से अमृत नहीं बल्कि जहर निकलेगा। मध्य प्रदेश में इस साल विधानसभा चुनाव है। इन चुनावों की तैयारियों के लिए दिल्ली से लेकर भोपाल तक बैठकों का दौर जारी है। प्रदेश स्तरीय बैठकों के बाद अब अलग अलग जोन की बैठकें आयोजित की जा रही हैं। मालवा के बाद अब रीवा संभाग की बैठक आयोजित की जा रही है। इन अहम बैठकों से सरकार और संगठन में कसावट के लिए फैसले लिए जाएंगे। इसके साथ ही नेताओं के आपसी विवाद सुलझाने के साथ ही असंतुष्टों को मनाने पर भी जोर दिया जा रहा है। इस बीच बदलावों की खबरों से बीजेपी के मंथन के दौर को झटका जरूर लग रहा है। बीजेपी की इस आंतरिक प्रक्रिया पर कांग्रेस तंज कस रही है कि जनता भाजपा की विदाई तय कर चुकी है, इसलिए अब बैठकों से अमृत नहीं बल्कि जहर निकलेगा। फूक फूक कर कदम तो हम रख रहे हैं क्योंकि घाव हम पर हैं। भारतीय जनता पार्टी किस लिए फूक रही कदम? क्योंकि उसे मालूम है कि उसका मिशन 200 पार कहीं 20 पर आकर ना टिक जाए। बीजेपी विधानसभा चुनाव की तैयारी को लेकर फूंक फूंक कर कदम रख रही है। मिशन 2024 से पहले होने वाले सत्ता के सेमीफाइनल पर सबकी निगाहें टिकी हैं। बीजेपी में कुछ दिनों से हो रही उठापटक और सामने आ रही गुटबाजी के चलते पार्टी के रणनीतिकार चिंतित हैं। ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि कुछ दिनों में ही पार्टी कई बड़े फैसले ले सकती है। INH न्यूज के लिए भोपाल से मनीष कांत जैन की रिपोर्ट। मध्य प्रदेश सरकार इन दिनों चुनावी मूड में है। सरकार हर वर्ग को साधने के लिए रोज नई नई घोषणाएं भी कर रही है। सरकार का SC ST वर्ग पर फोकस है। हाल ही में सरकार ने SC ST वर्ग को मिलने वाली छात्रवृत्ति के लिए आय सीमा को बढ़ाने का फैसला भी किया है। तो वही विपक्ष अब सवाल खड़े कर रहा है कि चुनाव के पहले ही क्यों सरकार को हर वर्ग की चिंता चुनाव से पहले ही क्यों सताने लगी है। आधी आबादी पर लाडली बहना योजना शुरू करने के बाद अब सरकार की निगाहें अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति वर्ग पर है। इस वर्ग को मिलने वाली छात्रवृत्ति के लिए सरकार ने आय सीमा 6 लाख रुपए वार्षिक से बढ़ाकर 8 लाख रुपए वार्षिक करने का फैसला किया है। इसके अलावा हायर सेकेंडरी स्कूलों में प्रथम स्थान प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों को स्कूटी देने के प्रस्ताव को कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। बात करें तो लाडली बहनों को 1,000 रुपये की राशि मिल ही रही। तमाम वर्गों के लिए आज जो हायर सेकेंडरी के अंदर जो टॉपर्स बच्चे हैं, चाहे भांजी और बाजी हैं, उनके लिए भी स्कूटी की योजना को कैबिनेट ने मंजूरी दी है। तो इससे तमाम काम किए जा रहे हैं। बात करें तो अनुसूचित जाति जनजाति वर्ग के जो बच्चे हैं उनकी छात्रवृत्ति की जो छूट की सीमा थी उसको भी 6 लाख से बढ़ाकर 8 लाख किया गया। तो हर वर्ग के लिए काम कर रहे हैं। इसको चुनाव की दृष्टि से जोड़ना गलत होगा, यह कांग्रेस के आरोप लगाती है। वहीं कांग्रेस सवाल खड़े कर रही है कि चुनाव के ऐन वक्त पर ही सरकार को सभी वर्गों की चिंता सता रही है। 4 बार से मुख्यमंत्री होने के बाद भी इन वर्गों का कभी ध्यान नहीं रखा, लेकिन अब इन वर्गों की अचानक चिंता सताने लगी है। अब हर वर्ग को साधने की बात कर रही है। 18 साल में तो उसको किसी की याद नहीं आई, किसी वर्ग की याद नहीं आई, चाहे अनुसूचित वर्ग हो, चाहे हमारे वनवासी हो, चाहे हमारे पिछड़ा वर्ग हो, किसी की याद नहीं। अब सबकी याद कर रही है, लालच दे रही है सबको। युवाओं को लालच देने की कोशिश कर रही है, महिलाओं को लालच देने की कोशिश कर रही है। अब कोई इनकी बातों में नहीं आने वाला है। कमलनाथ जी की रीति नीति में सब विश्वास रख रहे हैं। जनता कमलनाथ जी के साथ ताकत के साथ खड़ी है और आने वाले 3-4 महीने के बाद आप देखेंगे कांग्रेस की सरकार बनेगी और कमलनाथ जी मुख्यमंत्री। मध्य प्रदेश राज्य में कुल 230 विधानसभा सीटें हैं। इनमें से 148 सामान्य वर्ग के लिए, 35 अनुसूचित जाति और 47 अनुसूचित जनजाति वर्ग के लिए सुरक्षित है। सरकार की नजर SC ST वर्ग के लिए आरक्षित 82 सीटों पर है। ये 82 सीटें ही मध्य प्रदेश में सत्ता का रास्ता तय करती हैं। यही वजह है
कि सरकार का ध्यान इन दिनों इन वर्गों पर ही लगा हुआ है। INH न्यूज के लिए भोपाल से मनीष कांत जैन की रिपोर्ट। और अब बात विकास के गढ़ छत्तीसगढ़ की। छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल सरकार ने पुरानी पेंशन योजना बहाल कर बड़ी राहत दी है। कर्मचारी लंबे समय से इसकी मांग कर रहे थे। भूपेश सरकार ने तमाम विपरीत हालातों के बावजूद इसे लागू करने के लिए घोषणा की है। ओपीएस से कर्मचारियों को कैसे मिलेगा लाभ और कैसे बुढ़ापे का सहारा बनेगी ओल्ड पेंशन स्कीम, देखिए सर। छत्तीसगढ़ के कर्मचारी लंबे समय से ओल्ड पेंशन स्कीम लागू करने की मांग कर रहे थे। कर्मचारियों ने इसे लेकर के आंदोलन भी किया। कर्मचारियों की मांगे भूपेश सरकार ने मानी और भूपेश सरकार ने 1 अप्रैल 2022 से प्रदेश में ओपीएस लागू करने की घोषणा की। प्रदेश के कर्मचारियों को ओपीएस और एनपीएस में से किसी एक को चुनने का विकल्प दिया गया। यह राज्य सरकार के प्रति कर्मचारियों के भरोसे का ही प्रतीक है कि 98% कर्मचारियों ने ओपीएस का विकल्प चुना और सिरे से एनपीएस को खारिज कर दिया। देखिए, ये तो बहुत पुरानी मांग थी कि भाई पुराना पेंशन लागू किया जाए ओपीएस का, और ये नया पेंशन से लाभ कम हो रहा था और ये मांग 2004 के बाद से ओपीएस बंद कर दिया गया था। तो इसको उन्होंने लागू किया छत्तीसगढ़ में। इससे आम कर्मचारियों को बहुत लाभ हुआ है और आम कर्मचारी निश्चित रूप से जब रिटायर होते हैं तो उनको एक निश्चित राशि की जरूरत पड़ती है और जब रिटायर होने के बाद में पेंशन के रूप में एक अच्छी खासी राशि मिल जाती है। उस राशि से हमारे कर्मचारी साथी जो हैं एक अपना मंथली बजट बनाते हैं। उस बजट में बना करके महीने भर का उनका खर्चा बढ़िया ढंग से निकलता है। घर में मान सम्मान भी बढ़ता है और बुढ़ापे में की सबसे ज़्यादा अगर होती तो तबीयत खराब होती है और ये पेंशन के लिए, पेंशन से हमारे जो दवाई वगैरह की खर्चा होती है उसको भी निकाला जा सकता है। तो ये जो अभी किया है वो बहुत ही अच्छा है और माननीय मुख्यमंत्री जी ने संवेदनशीलता का परिचय देते हुए ये ओपीएस लागू किया है, पुरानी पेंशन। ये बहुत अच्छा है, इसके लिए हम लोग आभारी हैं। ओपीएस के प्रति कर्मचारियों का यह भरोसा इसलिए बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि केंद्र सरकार ने कर्मचारियों का जमा पैसा 17,000 करोड़ से अधिक लौटाने से इनकार कर दिया है। इसके बाद भी कर्मचारियों ने राज्य सरकार पर भरोसा जताया है। कर्मचारी कहते हैं ओपीएस से उनका भविष्य सुरक्षित रहेगा। अगर उन्हें अच्छा पेंशन मिलेगा तो उनका बुढ़ापा भी सुरक्षित रहेगा। कर्मचारी संघ के पदाधिकारी भी ओपीएस लागू करने से प्रसन्न नजर आते हैं। जी सर, जब से ओल्ड पेंशन की हम लोग को घोषणा सुने हैं तब से बहुत खुशी की लहर है हम सब महिला कर्मचारी में, क्योंकि ये हमारी पुरानी स्कीम है जो शुरू से चलती आ रही है। उसको हमको मालूम है कि हमको आफ्टर रिटायरमेंट क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत पड़ सकती है और हम किसी पे आश्रित भी नहीं रहेंगे और बहुत सारे चीज़ों के लिए हमारे लिए फ़ायदेमंद साबित हो रहा है। ओल्ड पेंशन स्कीम को लागू करने के लिए हम छत्तीसगढ़ सरकार को पूरे प्रदेश के कर्मचारी आभार व्यक्त करते हैं। बहुत अच्छी उन्होंने बंद पड़ी स्कीम को चालू किया है, जिसके लिए बहुत बहुत कर्मचारी यानी कि इतने ज्यादा खुश है। ओपीएस लागू करने को लेकर भले केंद्र और राज्य सरकार के बीच तकरार के हालात हों, लेकिन कर्मचारियों ने ओपीएस का विकल्प चुनकर यह बता दिया है कि तमाम हालातों में उनका भरोसा भूपेश सरकार के प्रति कायम है। INH न्यूज ब्यूरो।